हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट 2 आ रहा है। अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मेन आर्टरी प्रेशर के बारे में पढ़ा था, मैथ के बारे में पढ़ा था। आज अपन क्लास में पढ़ रहे हैं कंट्रोल ऑफ बीपी। ठीक है, ब्लड प्रेशर को अपनी बॉडी में कैसे कंट्रोल रखा जाता है उसको पढ़ते हैं। और आपके फिजियोलॉजी में एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, लार्ज क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि जो अपना ब्लड प्रेशर रहता है, जो 120/80 रहता है, वो कैसे मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसको अपन समझते हैं। तो देखो, जो अपना बीपी रेगुलेशन होता है, जो अपनी बॉडी में जो बीपी का रेगुलेशन होता है, जो दो रास्तों से होता है, दो तरीकों से होता है ना। दो वेज होते हैं बीपी रेगुलेशन करने के अपनी बॉडी में। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। इनका मतलब क्या है? शॉर्ट टर्म का मतलब होता है कि आपका जो बीपी है ना, जो आपकी बॉडी में जो बीपी मेंटेन होगा, वो मिनट, या अपन इतना बोल सकते हैं सेकंड टू मिनट में होगा। ठीक है, सेकंड टू मिनट में वो मेंटेन होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लेटे हुए हो तो आपका बीपी कम है, जैसे आप खड़े होते हो तो आपका, सॉरी, आप लेटे हुए होते हो तो आपका बीपी ज्यादा रहता है, खड़े होते हो तो आपका बीपी कम हो जाता है, क्योंकि वीनस रिटर्न कम होता है। ठीक है, लेकिन एकदम में ज्यादा बीपी से कम बीपी पे जाओगे तो इंसान क्या हो सकता है? बेहोश हो सकता है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्शियस हो सकता है, गिर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जैसे आप लेटे हो और आप जब खड़े होते हो ना, तो आपका बीपी को बढ़ाना होता है, तो वो काम मिनटों में, सेकंडों में हो रहा है। सेकंडों में बीपी बढ़ जाता है, आप लेट रहे हो और आपके मतलब कि 5-10 सेकंड में वो बीपी आपका बढ़ जाता है। इस चीज को अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म। जो आपका मिनट, सेकंड से मिनट में बीपी ऊपर नीचे होता है, वो मेंटेन होता है। तो दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म आता है मतलब कि आवर्स टू डेज, कि इससे जो आपका बीपी होता है वो भाई कुछ घंटों तक बढ़ता है, कुछ घंटे में जाके बढ़ता है ना। उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन, है ना। दोनों को अपन अलग अलग देखेंगे। पहले अपन देखते हैं शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन को, है ना। तो हेडिंग डालो, शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म में जो बीपी रेगुलेशन होता है, उसको रेगुलेट करने के लिए तीन स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, या तीन आपके पास स्ट्रक्चर पाई जाती है जो आपके शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन करती है। ठीक है, एक तो होता है बोरो रिसेप्टर, एक होते हैं कीमो रिसेप्टर। ठीक है, एक होता है बोरो रिसेप्टर, एक होता है कीमो रिसेप्टर, और तीसरा होता है हायर ब्रेन सेंटर। ये तीनों स्ट्रक्चर है ना, वो आपके बीपी को कुछ मिनट में कुछ मिनट में रेगुलेट कर देंगे। आपके बीपी को नॉर्मल रेंज में लाने में कुछ मिनट ही लगाते हैं ये, है ना। बहुत फास्ट रेस्पॉन्ड करते हैं ये, है ना। तो अपन वन बाय वन करके देखते हैं कि ये बोरो रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, कीमो रिसेप्टर कैसे काम करते हैं, हायर ब्रेन सेंटर आपके बीपी रेगुलेशन में कैसे काम करता है ना। बस आप बातों से स्लिप मत हो जाना, बातों को कैच करते रहना बस टाइम टू टाइम, है ना। तो सबसे पहला अपन देखते हैं बोरो रिसेप्टर। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं बोरो रिसेप्टर, कि ये बीपी को कैसे मेंटेन करता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, है ना। ओके, ठीक है। अब देखो बोरो रिसेप्टर, आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ मैं आपको। चलो यही समझा देता हूँ कि जो बोरो रिसेप्टर होते हैं ना, जो बोरो रिसेप्टर होते हैं, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? पहले तो ये देखो कि इनकी लोकेशन कहाँ होती है। ठीक है, तो दो जगह पाए जाते हैं आपकी बॉडी में। जो बोरो रिसेप्टर होते हैं, ये दो जगह पाए जाते हैं। एक तो ये पाए जाते हैं आपके कैरोटिड में, जो कैरोटिड साइनस होता है वहां पे पाए जाते हैं। और दूसरा ये पाए जाते हैं आपके एरोटिक साइनस, जो आपका अरोटा निकलता है उसमें होते हैं। और एक जो आपके ब्रेन में जो आपकी वेसल्स जाती हैं, कैरोटिड जो ब्रेन को सप्लाई करती है ना, आर्टरी, उसको कैरोटिड बोलते हैं। तो ब्रेन की कैरोटिड में और आपके अरोटा दोनों जगह पाए जाते हैं। इन दोनों में ये बीपी को देखते हैं। अब कैरोटिड साइनस होता है, वहां से कोई एक नर्व निकलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सी नर्व निकलती है कैरोटिड साइनस से? कैरोटिड साइनस से निकलती है क्रैनियल नर्व 9। ठीक है,
क्रेनियल नर्व 9 निकलते हैं ग्लासोफेरिंजियल, और एरोटिक साइनस से निकलते हैं क्रेनियल नर्व 10 वेगस नर्व। क्लियर? ये एक तरह से पैरासिम्पैथेटिक हो जाएगी एक तरह से अपन बात करें तो, है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती है वेगस नर्व, है ना, समझना। अब क्या होता है, और इन ये दोनों कनेक्ट कहां से रहते हैं, जो आपका कैरोटिड साइनस हो गया, यहां से क्रेनियल नर्व 9 निकल रही है, एरोटिक साइनस है, यहां से क्रेनियल नर्व 10 निकल रही है। ठीक है, दोनों में बोरो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, दोनों में बोरो रिसेप्टर होते हैं, और ये क्या होता है, कनेक्ट टू कार्डियोवैस्कुलर सेंटर। कहां से कनेक्ट होते हैं ये, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। सीवीएस मतलब कार्डियो वैस्कुलर सेंटर। ठीक है, ये कहां पाया जाता है कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, मेडुला ऑब्लिंगेटा में पाया जाता है, और पोन्स में, जो आपका हिंड ब्रेन में पाए जाते हैं ना, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स पाए जाते हैं, उनमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेंटर होता है। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर होता है, और ये कार्डियोवैस्कुलर सेंटर किससे अटैच होता है, आपकी कैरोटिड साइनस में जो नर्व होती है क्रेनियल 9, और एरोटिक साइनस में क्रेनियल नर्व 10। ठीक है, इन दोनों जगह बोरो रिसेप्टर पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं, कैरोटिड साइनस में और एरोटिक साइनस में, समझना। मतलब कि बीपी जो रेगुलेट होगा वो कैरोटिड से होगा, जो ब्रेन को सप्लाई जाती है, और अरोटा में सप्लाई होती है उससे। अब समझो होता क्या है, आपकी बॉडी में सपोज करो बीपी बढ़ रहा है, अचानक से आपकी बॉडी में बीपी बढ़ जाता है, किसी भी कारण से आपकी बॉडी में अचानक से बीपी बढ़ गया, तो फिर क्या होता है, जैसे बीपी बढ़ गया आपकी बॉडी में, तो आपकी जो कैरोटिड वेसल्स है, कैरोटिड या अरोटिक है, उनकी जो वेसल्स है उनमें क्या होगा, स्ट्रेच होगा। भाई एकदम ही जैसे बीपी बढ़ेगा तो वहां की जो वेसल्स है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, अब वो प्रेशर बढ़ा तो वहां पे क्या होते हैं, बोरो रिसेप्टर भी होते हैं, तो बोरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं ना, तो अपन ये भी कह सकते हैं स्टिमुलेट ऑफ बोरो रिसेप्टर, कि बोरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, या इस को बोलते हैं फायरिंग होना, फायरिंग ऑफ बोरो रिसेप्टर। बोरो रिसेप्टर एकदम में फायर होते हैं। ठीक है, अब बोरो रिसेप्टर को ये बात पता लग गया कि बीपी बढ़ रहा है, तो वो अपना मैसेज, मैंने बताया था कि ये किससे जुड़े होते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा से, तो ये अपना मैसेज मेडुला ऑब्लिंगेटा पहुंचाते हैं या पोन्स में पहुंचाते हैं कि भाई साहब बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक है, और ये किसके थ्रू पहुंचाते हैं, देखो यहाँ पे एक एनटीएस होता है, एनटीएस मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटेरियस। क्या होता है, न्यूक्लियर ट्रैक्टस सॉलिटेरियस, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये जुड़े होते हैं, आपके बोरो रिसेप्टर होते हैं वो मेडुला ऑब्लिंगेटा पोन्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दोबारा समझा रहा हूं कि आपका बीपी बढ़ा था। ठीक है, कैरोटिड वेसल्स से और एरोटिक वेसल्स से उनमें क्या हुआ, उनके साइनस में स्ट्रेच हुआ, स्ट्रेच होने की वजह से जो आपका जो बोरो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो गया, और बोरो रिसेप्टर ने ये मैसेज आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा या पोन्स में पहुंचा दिए। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जैसे मेडुला ऑब्लिंगेटा या पोन्स तक ये बात पहुंचती है ना, तो ये क्या करते हैं कि एकदम में जैसे बीपी बढ़ रहा है, तो ये इसका क्या काम आता है, फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम आता है कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है ना, सिंपैथेटिक एक्टिविटी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जो कि आपके एग्रेशन के टाइम पे जब आप गुस्सा होते तब बढ़ती है, उनको तो ये क्या करता है, कम करता है। वो जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी हो उनको ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है उनको ये बढ़ा देगा, जो यहाँ से नर्व निकलती है ना वो इसमें हेल्प करती है। अब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ गई है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम हो गई है, इसके कंसिक्वेंस में होता क्या है कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। ठीक है, आपका वेजो डायलेशन होता है, ये सारा होता है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है तो ये काम होते हैं, वेजो डायलेशन हो गया, या आपका जो बीपी होता है वो कम हो जाता है। तो हो गया नहीं बीपी कम, ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। आप जब आगे जाके पढ़ोगे एएनएस ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम,
उसमें पढ़ोगे दो तरह की एक्टिविटी होती है, एक तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है, एक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो गुस्से में, एग्रेशन में एक्टिवेट होती है, जिसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, बीपी बढ़ जाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी जो रेस्ट में एक्टिवेट होती है, जब आप रेस्ट करते हो, सोते हो, तब उसमें क्या होता है, आपकी हार्ट रेट भी कम होती है, बीपी भी कम हो जाता है। ठीक है, तो अपन ये सब देखते हैं कि अल्टीमेट उसका इंसान की हार्ट रेट कम हो जाएगा, बीपी कम हो गया। और ये सारा काम होता है ना, वो आपका सेकंड से मिनटों में होता है, सेकंड टू मिनट ये सब बीपी मेंटेन हो जाता है, सेकंड टू मिनट में ये सारा बीपी मेंटेन हो जाता है। कैसे हुआ, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि आपके बोरो रिसेप्टर होते हैं, वो आपके कैरोटिड साइनस में पाए जाते हैं, एरोटिक साइनस में पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों से नर्व अटैच होती है, कैरोटिड से क्रेनियल नर्व 9 होती है, एरोटिक से क्रेनियल नर्व 10 अटैच होती है। ठीक है, और ये दोनों कहां से कनेक्टिविटी रखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर से ये क्या रखते हैं, कनेक्टिविटी रखते हैं, जो कहां पे पाया जाता है, आपकी मेडुला ऑब्लिंगेटा में पाया जाता है और पोन्स में पाया जाता है। ठीक है, जैसे बीपी बढ़ेगा, ये कैरोटिड वेसल्स है वो स्ट्रेच होंगी, यदि वो स्ट्रेच होंगी तो बोरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा। बोरो रिसेप्टर ने पोन्स या मेडुला ऑब्लिंगेटा को मैसेज भेजा, क्योंकि बीपी बढ़ रहा था, कम करना है, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट करेंगे, हार्ट रेट ये सब कम हो जाएगी। इसका वाइस वर्सा भी उतना ही पॉसिबल है कि यदि किसी इंसान का बीपी फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो क्या होगा कि जो कैरोटिड वेसल्स है या एरोटिक साइनस या कैरोटिक साइनस है, वो क्या होंगे, इनका स्ट्रेच है वो कम होगा, उनमें स्ट्रेच बहुत कम हो जाएगा। तो बैरो रिसेप्टर को पता लग जाएगा, बोरो रिसेप्टर को कि यार कुछ ना कुछ लोचा हुआ है, इंसान का बीपी है वो कम हो रहा है, बोरो रिसेप्टर इस चीज को एक्टिवेट कर लेंगे। हाँ, बोरो रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, और जैसे बोरो रिसेप्टर को पता लगता है ये बात, वो न्यूक्लियर ट्रैक्टर सॉलिटेरियस सिस्टम द्वारा वो ये बात किसको भेजता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा को भेजेगा या पोन्स को भेजेगा। अब बीपी कम हो रहा है, इनको बीपी बढ़ाना है, तो ये एएनएस को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, मतलब कि ये सिंपैथेटिक सिस्टम को तो बढ़ाएंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को तो ये क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और पैरासिम्पैथेटिक को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक को ये क्या करेंगे, कम करेंगे। ओवरऑल इनके कंसिक्वेंस में क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ी है, मतलब कि हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ठीक है, और ये पूरा काम होने में भी कितना टाइम लगता है आपको, सेकंड टू मिनट। जैसे एग्जांपल मैं दूं, तो कई बार आप देखते हो कि आप जब सुपाइन पोजीशन में होते हो तो आपका बीपी बढ़ा रहता है, मैंने बताया था सुपाइन पोजीशन में बीपी बढ़ा होता है, और जब आप खड़े होते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में जाते हो, तो आपका बीपी फॉल होता है। ठीक है, एकदम में बड़े बीपी से कम बीपी हो रहा है। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपका बीपी 140 था और यहाँ पे जाते जाते आपका बीपी कितना हो जाएगा, 110 होगा, तो आपको एकदम में चक्कर से आने लग जाएंगे। ठीक है, एकदम में चक्कर से आने लगी, तो इस बीपी को दोबारा कितना पहुंचाना होता है, इसको 140 पहुंचाना होता है। तो ये जो बढ़ाने का काम होता है ना, ये किसका होता है, आपका बोरो रिसेप्टर का काम होता है। क्लियर ये बात, और ये पूरा काम कितने में हो जाता है, आपका सेकंड से मिनटों में बढ़ जाता है। यदि ये डिले हो जाता है, यदि ये डिले होता है, तो इंसान को चक्कर से आने लगते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान खड़ा होता है, कई बार उसको चक्कर आने लग जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह अपने बोरो रिसेप्टर को समझा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट समझते हैं कीमो रिसेप्टर को। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं अपन कीमो रिसेप्टर, इसको भी समझना। कीमो रिसेप्टर है ना, ये देखो कीमो नाम है, मतलब कि कोई ना कोई केमिकल का लोचा होगा यहाँ पे, है ना। एक बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो कीमो रिसेप्टर होता है, इनका प्राइमरी काम तो होता है इनका रेस्पिरेशन को या वेंटिलेशन को रेगुलेशन करना, वेंटिलेशन को रेगुलेट करते हैं प्राइमरली। मतलब पहले तो पहला काम तो इनका क्या है कि वेंटिलेशन को मेंटेन करना, इंसान सांस लेता है उसकी रेस्पिरेशन रेट को कंट्रोल करना, उसकी टाइडल वॉल्यूम को कंट्रोल करना। जबकि अपन सेकेंडरी काम करते हैं, तो सेकेंडरी ये बीपी रेगुलेशन में काम आता है ना, सेकेंडरी ये आपका बीपी रेगुलेट करता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब कैसे काम करता है इसको अपन देखते हैं। देखो, तो कीमो रिसेप्टर होते हैं ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। कीमो रिसेप्टर होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और एक होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। देखो, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है, एक होता है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, मेडुला ऑब्लिंगेटा में पाए जाते हैं।
जबकि पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर है वो वहीं पाए जाते हैं जहां पे बोरोरिसेप्टर पाए जाते हैं, आसपास पाते हैं, मतलब कि कैरोटिड में पाए जाते हैं, कैरोटिड आर्टरी में पाए जाते हैं। और दूसरा कहां पाया जाता है आपका एरोटिक में, एरोटिक वेसल्स में पाते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब कैसे काम करते हैं, कैसे बीपी को रेगुलेट करते हैं, इसको भी समझो। एक पॉइंट और मैं बता देता हूं कि देखो, सबसे पहले ये बात सुनना कि इनिशियल जो बीपी रेगुलेट करने का काम होता है वो किसका होता है? इनिशियल बीपी रेगुलेट करने का काम होता है वो होता है बोरोरिसेप्टर। यदि शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं तो मैं शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेशन को इनिशियली मेंटेन करने का काम होता है बोरोरिसेप्टर का। ठीक है, लेकिन इफ बोरोरिसेप्टर fail to regulation of short term BP, यदि शॉर्ट टर्म बीपी को रेगुलेट नहीं कर पा रहा बोरोरिसेप्टर, देन आपका जो कीमो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है। देन एक्टिवेट ऑफ कीमो रिसेप्टर, यदि कहा जाता है यदि आपका बोरोरिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बोरोरिसेप्टर काम नहीं कर रहा है, उससे बीपी रेगुलेशन नहीं हो रहा है, तब कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। नहीं, शुरू में तो बोरोरिसेप्टर है वो ही आपका बीपी मेंटेन करते हैं। और कहा जाता है यदि आपका मैप है वो 80 mm ऑफ एच से कम जाता है ना, तब जाके आपका कीमो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट करते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और आपका बीपी मेंटेन करने में वो रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इसकी जो बेसिक जानकारी थी कि इसका प्राइमरी काम होता है वो तो क्या होता है, वेंटिलेशन को मेंटेन करना। सेकेंडरी वो बीपी को मेंटेन करते हैं। ठीक है, दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर होता है, पेरिफेरल होता है। सेंट्रल आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा में पाता है और पेरिफेरल आपका कैरोटिड आर्टरी या एरोटिक वेसल्स में पाता है। शुरू में बीपी रेगुलेट करने का काम होता है वो बोरोरिसेप्टर करते हैं, लेकिन यदि बोरोरिसेप्टर फेल हो गए, बीपी रेगुलेट नहीं हो रहा, तब कौन करेगा? आपका कीमोरिसेप्टर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं इसको समझो। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि यदि बीपी किसी इंसान का बढ़ गया, किसी इंसान का बीपी बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होने वाला है? किसी इंसान का यदि आपका बीपी बढ़ता है तो आप एक चीज समझना कि जो आपका, चलो मैं इसको एक तरीके से समझा देता हूँ, दोनों को अलग अलग करके समझाता हूँ। वैसे काम दोनों का सेम होता है लेकिन अलग अलग करके समझाते हैं इसको थोड़ा। एक मिनट, पहले अपन देखते हैं पेरिफेरल का, पेरिफेरल में कैसे मेंटेन होता है, या पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कैसे मेंटेन करते हैं, समझो। देखो, यदि आपका बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ रहा है, क्लियर, तो आपके दो जगह एक्टिवेट होते हैं, तो एरोटिक कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और दूसरा आपका एक्टिवेट कौन होगा, कहां पे पाया जाता है? कैरोटिड पे। ये दोनों कीमो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे, एरोटिक भी और कीमो और कैरोटिड भी। अब देखो यहाँ पे यदि आपका बीपी कम है, मैं बात करूं थोड़ी बीपी ज्यादा है, सुनो मेरे हिसाब से पहले आप बीपी कम वाले को समझो, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो कम बीपी होता है ना उसको समझो, सॉरी, अच्छे समझ में आएगा। यदि किसी इंसान का बीपी कम है, कम बीपी चल रहा है, तो उसका एरोटिक वेसल्स होते हैं, कैरोटिड कीमो रिसेप्टर है वो क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे एक्टिवेट होंगे इसको समझो। देखो, जब बीपी कम चल रहा है तो वहां पे ऑक्सीजन और CO2 है उनका भी इम्बैलेंस होगा थोड़ा बहुत। कैसे? आपको जैसे मैंने बताया था कि यदि ये कोई सेल है, यहाँ पे ब्लड है, तो क्या होता है कि सेल तो क्या करती है, ऑक्सीजन है, CO2 को सेल अपने अंदर से ब्लड में डालती है, जबकि ऑक्सीजन को वो ले लेती है ब्लड से। सपोज करो यदि ये ब्लड है और ये सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर CO2 बनी है, तो वो CO2 तो क्या सिंपल डिफ्यूजन से ब्लड में छोड़ देती है और ऑक्सीजन को वो ले लेती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपका जो PCO2 लेवल होता है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है और PO2 लेवल है वो कम हो जाता है। क्लियर हुई? यही बात होता है, नॉर्मल यही होता है। लेकिन यदि आप समझो यदि बीपी कम है तो यहाँ पे प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा और प्रॉपर डिफ्यूजन है, प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा। तो यदि बीपी कम है तो अपन देखते हैं कि इस जगह PCO2 का लेवल होता है वो तो कम है, वो जो PO2 का लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा यदि बीपी कम है तो।
यही होगा, ठीक है। और वहां पे एल्क्लोसिस डेवलप होने लग जाता है, एल्क्लोसिस डेवलप होने लगता है, मतलब कि वहां पे पीएच है वो बढ़ने लग जाता है। आपको पता है ना, मैंने पहले बताया था CO2 एसिडिक होता है, CO2 कम है और ऑक्सीजन बढ़ा है तो वहां पे एल्क्लोसिस होता है। और इसी एल्क्लोसिस को, ये जो पीएच बढ़ा है, इसी को कीमो रिसेप्टर होते हैं, वो क्या कर लेते हैं, कीमो रिसेप्टर है वो इसी को क्या कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं कि हो सकता है एल्क्लोसिस हो रहा है, मतलब कि बीपी कम है, ठीक है। देन फिर वो क्या करते हैं, जैसे ये सब हुआ, कीमो रिसेप्टर ने ये सब चीजों को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या करेंगे, आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, यदि एल्क्लोसिस को उन्होंने असेस करा है, तो वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको वो क्या कर लेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, है ना। और सिंपैथेटिक एक्टिवेट होते ही आपको पता है कि आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, आपका वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और आपका बीपी है वो भी बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, आप बस इतना इसमें याद रखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि एक प्रॉपर सर्कुलेशन होता है तो वहां से आपको सेल से तो CO2 आती है और ब्लड से ऑक्सीजन अंदर जाती है, उससे क्या होता है कि आपको PCO2 लेवल बढ़ जाता है, तो PO2 लेवल कम होता है, ठीक है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन से ऐसा होता है, लेकिन बीपी कम है तो प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो उस वजह से वहां पे CO2 है वो कम हो जाएगा, PO2 बढ़ जाएगा, मतलब एल्क्लोसिस बनेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। उस एल्क्लोसिस को क्या कर लेता है, आपके कीमो रिसेप्टर क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे, जिसकी वजह से एल्क्लोसिस है तो वो सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे और आपका हार्ट रेट, बीपी और वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे, बीपी बढ़ने लग जाता है। इसका उल्टा भी यही पॉसिबल है कि यदि मान लो बीपी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो ये आपका अरोटिक कीमोरिसेप्टर वो कैरोटिड कीमोरिसेप्टर है, वो इसको असेस करेंगे। कैसे असेस करेंगे, इसको समझो, क्योंकि आपको पता है कि यदि आपका बीपी ज्यादा है, यदि बीपी ज्यादा है तो ज्यादा CO2 है वो ब्लड के अंदर आएगी, मतलब कि PCO2 बढ़ जाएगा, POCO2 बढ़ जाएगा और PO2 कम हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे एसिडोसिस होगा, वहां पे क्या होगा, एसिडोसिस होगा। पीएच है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। इसको क्या करने के, आपके कीमो रिसेप्टर क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे, जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर है वो इसको क्या कर लेंगे, असेस कर लेंगे। और वो क्या करेंगे, अब वो क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक जो एक्टिविटी है उनको क्या कर लेंगे, एक्टिवेट करेंगे। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को वो क्या करेंगे, असेस कर लेंगे, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक जैसे असेस होगी तो आपका हार्ट रेट रेस्ट वाली कंडीशन है, हार्ट रेट कम हो जाएगा, वह जो डायलेशन होगा, बीपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये कीमो रिसेप्टर तभी एक्टिवेट होते हैं जब बैरो रिसेप्टर है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब ये तो अपने देखा पेरिफेरल में, अपन देखेंगे कि जो सेंट्रल में कैसे कीमो रिसेप्टर काम करते हैं, जो आपके ब्रेन में होते हैं ना। तो दूसरा अपन देखते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कैसे काम करते हैं। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो कैसे काम करेंगे, इसको अपन देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में। कैसे काम करते हैं, आपके ब्रेन में एक फ्लूइड भरा रहता है, आपको पता तो CSF बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। अब वही सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो भी बनता किससे है, आप सबको पता है कि वो ब्लड से बनता है, ब्लड का फिल्टर होता है वो तभी CSF बनता है, ठीक है। अब यदि बीपी कम है तो वो कम बन रहा है, और बीपी ज्यादा है तो वो ज्यादा बनेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। यदि बीपी कम है तो वही बात होती है कि यदि किसी इंसान का बीपी कम हो रहा है, यदि किसी इंसान का बीपी कम हो रहा है तो उसमें PCO2 का लेवल कम होगा, PO2 का लेवल ज्यादा होगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, एल्क्लोसिस होगा। एल्क्लोसिस मतलब कि CSF का जो पीएच है वो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि बीपी आपका बढ़ रहा है तो वहां पे आपको पता है कि PCO2 है उसका लेवल बढ़ जाएगा और PO2 है उसका लेवल कम हो जाएगा, मतलब कि वहां पे आपको एसिडोसिस देखने को मिलने वाला है, मतलब कि आपका पीएच है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन दोनों कंडीशंस को आपका कीमो रिसेप्टर है, जो CSF का पीएच में चेंज होता है उसको सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है वो इसको क्या कर लेते हैं, असेस कर लेते हैं। और आपका फिर वही कि आपका सिंपैथेटिक को चेंज करना है या पैरासिम्पैथेटिक को चेंज करना है, उनमें अल्टर करेंगे और आपका बीपी क्या करेंगे, वो रेगुलेट करेंगे।
तो ये काम करता है आपका कीमो रिसेप्टर, बिल्कुल इस तरह से काम करता है। आपको पूरा मैंने समझा दिया है। और ये काम करता है वो कितने में करता है, सेकंड से मिनटों में ये अपना काम कर देते हैं। कितने में, सेकंड से मिनटों में ये अपना पूरा काम कर देते हैं। ओके, ठीक है। तो इस तरह से अपन देखा कि कीमो रिसेप्टर किस तरीके से काम करते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, कीमो रिसेप्टर का प्राइमरी काम होता है वेंटिलेशन का, सेकेंडरी है बीपी रेगुलेट करना। ठीक है, दो तरह के कीमो रिसेप्टर होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल होता है वो कहाँ पाया जाता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में, पेरिफेरल कैरोटिड और एरोटिक में पाता है। शुरू में बीपी रेगुलेशन करने का काम करता है वो बोरो रिसेप्टर करते हैं, लेकिन बोरो रिसेप्टर फेल हो जाते हैं, तब कौन करता है, कीमो रिसेप्टर करते हैं। और एक आइडियल बताया कि 80 से कम जब मैप जाता है तब ये एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, अब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम करेंगे कि बीपी कम हुआ तो वहां पे जो गैसेस एक्सचेंज भी अल्टर होगा। ठीक है, और वहां पे एल्कलोसिस डेवलप होगा। एल्कलोसिस को असेस कर लेते हैं कीमो रिसेप्टर, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी होती है और आपका बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, जबकि बीपी जब बढ़ गया तो वहां पे एसिडोसिस डेवलप होगा। एसिडोसिस डेवलप होगा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डेवलप होगी और आपका बीपी है वो कम हो जाता है। लेकिन बताने की बात है कि देखो, जब पीएच अल्टर होता है, पीएच यहाँ पे अल्टर होता है, तो इसको मेंटेन करने के लिए पहले वेंटिलेशन इंप्रूव होता है। ठीक है, वेंटिलेशन इंप्रूव होगा, पहले याद रखना। ठीक है, वेंटिलेशन ठीक होगा कैसे, यदि एसिडोसिस डेवलप हो रहा है, यदि एसिडोसिस डेवलप हो रहा है तो आपकी हार्ट रेट, जो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, आपका टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और यदि एल्कलोसिस डेवलप हो रहा है, एल्कलोसिस डेवलप हो रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं आपका PCO2 है वो कम हो गया और PO2 है वो बढ़ गया। एल्कलोसिस का मतलब ये हुआ, तो आपका जो रेस्पिरेशन रेट है वो कम होगा, टाइडल वॉल्यूम है वो कम होगा। तो प्राइमरी होता है वो वेंटिलेशन को इंप्रूव करता है, सांस तेज लेना है, कम लेना है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी बीपी को भी मेंटेन करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, पैरासिम्पैथेटिक को लॉन्च करके। ठीक है, सेंट्रल कैसे करता है कि उसमें CSF होता है, CSF में वो पीएच देखता है, यदि CSF का पीएच बढ़ गया, CSF का पीएच बढ़ गया तो बीपी कम है, मतलब तो CSF का पीएच कम है इसका मतलब कि आपका बीपी ज्यादा है। तो इस तरह से ये फिर क्या करता है, वही पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक को एक्टिवेट करेगा और बीपी रेगुलेट करेगा। साथ ही ये आपके वेंटिलेशन को भी क्या करेगा, ये भी वेंटिलेशन को करेगा। ठीक है, यदि एल्कलोसिस हो रहा है, सॉरी एल्कलोसिस हो रहा है तो आपकी रेस्पिरेशन रेट को कम करेगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम को कम करेगा। यदि एसिडोसिस हो रहा है तो रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाएगा, वेंटिलेशन को बढ़ाएगा, मतलब टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये सब होता है, ऐसे कीमो रिसेप्टर मैनेज करता है। एक फन फैक्ट और बताता हूँ, एक बीमारी के बारे में बताता हूँ आपको, है ना। देखो, वैसे अपन ने पढ़ा कि कैरोटिड जो वेसल्स होती है वो आपकी बीपी को मेंटेन करती है, लेकिन कई लोगों में क्या होता है कि जो कैरोटिड कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी होती है। देखो, ये कभी आपके पेपरों में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हाइपर सेंसिटिविटी होती है मतलब कि लोग क्या करते हैं, जब आपकी कैरोटिड की मसाज करते हैं, ठीक है, या तो आपकी कैरोटिड मसाज कर रहे हैं, गर्दन पे आपकी मसाज कर रहे हैं, ठीक है, कैरोटिड मसाज कर रहे हैं, या आप रेजर कर रहे हो, शेविंग कर रहे हो, है ना। तो कई बार क्या होता है कि रेजर शेविंग करने से, कैरोटिड मसाज करने से भी जो आपका कैरोटिड जो कैरोटिड के अंदर जो बोरो रिसेप्टर होते हैं या कीमो रिसेप्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अब देखो, आपको पता है कि जब कोई इंसान रेस्ट करता, सॉरी मसाज करेगा, वो रेस्ट हो रहा है, रेस्ट होने की मतलब कि आपका बीपी है वो थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, जब आप किसी जगह की मसाज करते हो ना तो वहां पे सर्कुलेशन बढ़ता है, तभी तो मसाज करते हैं। ठीक है, वहां का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। अब आप मान लो गर्दन की मसाज कर रहे हो, शेविंग कर रहे हो, तो एक तरह से मसाज हुआ तो वहां का गर्दन का सर्कुलेशन बढ़ गया, मतलब कैरोटिड आर्टरी में सर्कुलेशन बढ़ गया, कैरोटिड आर्टरी का जो बीपी है वो बढ़ गया। अब आपके जो कैरोटिड आर्टरी का बीपी बढ़ गया तो वहां के रिसेप्टर होते हैं, चाहे वो बोरो रिसेप्टर हो, चाहे वो आपका कीमो रिसेप्टर हो, वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे, और वो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को क्या करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक है उसको बढ़ाएंगे, और वो ट्राई करेंगे कि आपका बीपी है उसको हम गिराएं। ठीक है, बीपी नॉर्मल था, बीपी नॉर्मल था, लेकिन आपने गर्दन का बीपी मसाज करके बढ़ा दिया। जब गर्दन का बीपी मसाज करके बढ़ा दिया बीपी, तो बीपी और कम होगा, और बीपी कम होने से कई बार इंसान है वो बेहोश हो जाता है, फेंट हो जाता है ना। तो कई बार होता है कि इंसान है ना जो सेविंग करता करता भी बेहोश होता है, ऐसे कहता है मैं यहाँ गर्दन पे हाथ फेरता हूँ तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश सा होने लग जाता हूँ, मेरा बीपी गिर जाता है। तो उस बीमारी को बोलते हैं कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी इंसान को। क्लियर, एक बात तो ये बताया मैंने आपको।
कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी। या आपको पता है जब इंसान का बीपी बढ़ जाता है ना, तो डॉक्टर होता है वो कैरोटिड की मसाज करने लगते हैं, है ना, ताकि आपका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी क्या हो जाए, इंप्रूव हो जाए ना। तो ये भी आप देखना कि यदि किसी इंसान का बीपी है वो बढ़ रहा है ना, तो आप कैरोटिड मसाज करनी होती है, कैरोटिड मसाज करनी होती है, इसलिए टू डिक्रीज बीपी या टू स्टिमुलेट पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। यदि आपको पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को लॉन्च करना है, आपकी बॉडी में पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करना, तीन चार तरीके होते हैं, उनमें से एक होता है कैरोटिड मसाज करना। ठीक है, आगे जाके समझाऊंगा जब आपको मैं ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तब। दूसरा एक और है इसका, ऑर्थोस्टैटिक, ये मैंने आपको पहले ही बताया ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है। ठीक है, इसको एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, यदि भाई कोई इंसान सुपाइन पोजीशन में है, कोई इंसान सुपाइन पोजीशन में लेट रहा है, आराम से सो रहा है, उसका बीपी मान लो 100 चल रहा है, 100 mm ऑफ Hg चल रहा है, ठीक है, लेटा हुआ है, लेकिन वो सुबह सुबह जैसे खड़ा होता है, वो स्टैंडिंग पोजीशन में जाता है, तो आपको पता है कि जब स्टैंडिंग पोजीशन में जाएगा इंसान, तो उसका बीपी है वो और कम होगा, क्योंकि स्टैंड पर जब इंसान खड़ा होता है तो उसका बीपी गिरता है, क्योंकि वीनस रिटर्न है वो कम हो जाता है। ठीक है, सुपाइन में तो वीनस रिटर्न पूरा रहता है, और स्टैंडिंग में जब तो ग्रेविटी के अगेंस्ट वीनस रिटर्न जाना होता है तो वो गिर जाता है, और इसका बीपी जैसे खड़ा हुआ तो 60 mm ऑफ Hg हो गया। ठीक है, अब इसको चक्कर आएंगे, जब वो इंसान खड़ा होगा तो उसको चक्कर आएंगे। ठीक है, कई बार आपने फील वगैरह को, आप सो के उठो तो आप जैसे खड़े होते हो आपको चक्कर से आने लगते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि आपका बीपी गिर जाता है, जब आप सुपाइन से स्टैंडिंग में जाते हो आपका बीपी गिर जाता है। लेकिन आप में, मुझ में, एक हेल्दी इंसान में क्या होता है कि जो आपका बोरो रिसेप्टर होता है, जो बोरो रिसेप्टर होते हैं, सॉरी, जो बोरो रिसेप्टर होते हैं वो मेंटेन कर लेते हैं बीपी को, मतलब जो बीपी को जो बढ़ाने का काम करते हैं, मेंटेन बीपी विद इन ए सेकेंड, विद इन सेकेंड टू मिनट, वो सेकंड से मिनटों में आपका बीपी होता है उसको बढ़ा देते हैं। जैसे 100 से जो 60 हुआ था, इस 60 को वो दोबारा 100 कर देंगे और आपको चक्कर नहीं आएगी। लेकिन इफ बैरो रिसेप्टर डिले, वो डिले कर जाते हैं या बीपी को मेंटेन नहीं कर पाते, और बैरो रिसेप्टर है वो डिले कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यदि इंसान का बैरो रिसेप्टर डिले कर गया तो उसका बीपी 100 से 60 हुआ था वो दोबारा 100 नहीं होगा, वो बढ़ेगा नहीं, और इंसान को चक्कर आने लगते हैं, फेंटिंग होने लगती है इंसान को, और इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। जब इंसान लेटने के बाद खड़ा होता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, उसका बीपी गिर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। नॉर्मल इंसान में उसको बैरो रिसेप्टर है कुछ ही सेकंडों में मेंटेन कर देते हैं, लेकिन कई लोगों में जब बैरो रिसेप्टर डिले करते हैं तो वो मेंटेन नहीं हो पाता। तो ये दो मैंने आपको क्लिनिकल टच दिया है, इसका बीपी रेगुलेशन का क्लिनिकल टच दिया है। अब अपन पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हेडिंग डालो। अच्छा, एक पॉइंट और रह गया, हायर ब्रेन सेंटर, मैं बताना भूल गया, हायर ब्रेन सेंटर बीपी को कैसे मेंटेन करते हैं। देखो, हायर ब्रेन सेंटर में कौन आता है, हायर ब्रेन सेंटर में बीपी रेगुलेशन करने की जिम्मेदारी लेता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस तो आप सबने नाम ही सुना होगा, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, जो क्या करता है कि आपके जो इमोशंस, इंसान का लिम्बिक सेंटर का पार्ट होता है। ये लिम्बिक सेंटर जानते हो क्या होता है, आपको जब मैं नर्वस सिस्टम में पढ़ाऊंगा, एक लिम्बिक सेंटर होता है, जब इंसान सुख होता है, दुख होता है, तो अपन ऐसे कहते हैं कि हमारे दिल में दर्द हो रहा है। ठीक है, लेकिन दिल जैसा कुछ नहीं होता भाइयों, क्या होता है कि आपका सारा खेल होता है दिमाग में। आपको जो इमोशन, आपको बुरा लगता है, अच्छा लगता है, दुख होता है, सुख होता है, मोटिवेशन आता है, वो सब कौन रेगुलेट करता है आपका, वो उन सबका रेगुलेशन करता है लिम्बिक सेंटर। और लिम्बिक सेंटर के 5 कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट है हाइपोथैलेमस, है ना। तो हाइपोथैलेमस, जब इंसान, आपने सुना भी होगा कि जब इंसान स्ट्रेस में होता है, टेंशन में होता है, बुरा लगता है, या इमोशन हो जाता है, इमोशन उसके बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में इंसान का बीपी है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। और जब इंसान रिलैक्स होता है, रेस्ट करता है, या रिलैक्स करता है, या हैप्पी होता है,
हैप्पी मत लिखो, क्योंकि हैप्पी में भी बीपी बढ़ जाता है। जब इंसान रिलैक्स होता है तो उसका जो बीपी होता है वो क्या हो जाता है, कम होता है। तो ये सारा काम है जो इमोशन के अकॉर्डिंग बीपी चेंज होना, कम होना होता है, वो सारा कोर मेंटेन करता है हाइपोथैलेमस भी। आपका कहीं ना कहीं वो बीपी को मेंटेन करता है। पूरी इसकी फिजियोलॉजी है वो अपने लेवल पे नहीं समझी जाती या नहीं बताया जाता, लेकिन लिम्बिक सेंटर वो बीपी रेगुलेट भी करता है कहीं ना कहीं। जैसे इंसान टेंशन में आता है, उसकी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा और बीपी को बढ़ाता है। लेकिन जब इंसान रिलैक्स होता है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट करते हैं वो, और बीपी को कम करते हैं। ठीक है, आपको वैसे मैं बताता हूँ कि हाइपोथैलेमस के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, एक ट्रिक आती है बहुत फेमस निमोनिक है, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। इसका बहुत अच्छा एक बहुत फेमस है, आपको हर जगह मिल जाएगा। एक निमोनिक आता है, पढ़ा रहा हूं तो मेरे को याद आएगी, एक बता ही देता हूँ। 10 हैट 10 हैट्स, ये किसका एक क्या है, निमोनिक है। टी मतलब क्या होता है, सबसे मेन काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन करने का। टेम्परेचर रेगुलेशन करने का आपको आगे जाके बताएंगे कि कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। इंसान जब किसी इंसान के हेड इंजरी हो जाता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, तो उसको फीवर आता है बहुत तेज, क्योंकि उसका टेम्परेचर रेगुलेट ही नहीं हो पाता। दूसरी बात, और क्या काम होता है इसका, A4 आ जाता है आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ANS को, मतलब कि जो आपका सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, उसको ये क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, N4 क्या जाता है, न्यूरो एंडोक्राइनल बैलेंस, हार्मोन का ना। आप जब आपको पता होगा कि इसको मास्टर और मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, H4 हंगर सेंटर, हंगर होता है, और एक सेटाइटी होता है, आपको आगे जाके बताएंगे सेटाइटी क्या होता है। सेटाइटी होता है कि मेरा पेट भर गया। हंगर होता है मुझे भूख लग रहा था, भूख और पेट भरने का जो सेंटर होता है ना, उसको रेगुलेट भी आपका कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, A4 आता है एंजाइटी, या एंजाइटी बोल दो या इमोशन बोल दो, इनको रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है, क्योंकि यहाँ पे लिम्बिक सेंटर होता है, आपको पता तो ये एक लिम्बिक सेंटर का पार्ट होता है, आपको आगे जाके बताएंगे। नेक्स्ट टी मतलब होता है थर्स्ट सेंटर, आपको जो प्यास लगता है उसका सेंटर भी कहाँ होता है, आपके हाइपोथैलेमस में होता है। भूख प्यास का सेंटर, टेम्परेचर का सेंटर, सिंपैथेटिक का सेंटर, हार्मोन का सेंटर। और नेक्स्ट होता है एस एस मतलब की स्लीप, जो स्लीप सेंटर होता है या एक सर्काडियन रिदम होता है, आपको आगे जाके बताऊंगा। ये भी कौन मेंटेन करता है, आपका हाइपोथैलेमस। तो ये इसका एक निमोनिक है, बहुत अच्छा निमोनिक है, 7 काम इसके गिनाए जाते हैं। ठीक है, 10 हेड्स इसका एक बहुत अच्छा निमोनिक होता है। ठीक है, क्लियर ये बात। तो जो आपका ब्रेन हाइपोथैलेमस से बताया जाता है कि कहीं ना कहीं आपके बीपी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये अपन ने देखा कि शॉर्ट टर्म बीपी कैसे रेगुलेट होता है, इस चीज को अपन ने देखा। अब एक और देख लो कि लॉन्ग टर्म बीपी कैसे रेगुलेट होता है, उसको समझते हैं। और बहुत छोटा सा है वो, कि अपन आगे जाके उसको डिटेल में पढ़ेंगे हर सिस्टम में। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए लॉन्ग टर्म बीपी रेगुलेशन करता कौन है, कैसे होता है, कौन करता है, इसको अपन देखते हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कौन कौन से ऐसी मैकेनिज्म है जो बीपी रेगुलेशन करता है। तो बहुत अच्छा निमोनिक है इसका, बहुत अच्छा निमोनिक है रैंक। क्या है, रैंक। ठीक है, यहाँ आर मतलब होता है रेनिन एंजियोटेन एल्डोस्टेरोन एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास सिस्टम आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, फुल फॉर्म लिख देता हूं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा होगा। आपको जब अपन रीनल सिस्टम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बताएंगे कि यदि आपका बीपी कम होता है, बीपी ज्यादा होता है, यदि आपका बीपी कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का काम, बीपी कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का काम कौन करता है, आपका रास सिस्टम करता है। ठीक है, रास सिस्टम आपका बीपी को बढ़ा देता है। ठीक है, ये मतलब आपको मैंने पहले भी बताया होगा, एडीएच हार्मोन होता है, इसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। जो आपका पोस्टीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहां से हार्मोन निकलता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
या वैसोप्रेसिन भी उसको बोलते हैं। दो काम होते हैं स्पेशली, एक तो जो आपकी वेसल्स होता है उनको प्रेस कर देता है, मतलब कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है तो बीपी बढ़ाता है। एंटी डाययूरेटिक मतलब कि वो यूरिन आउटपुट को कम कर देता है, मतलब कि बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है। तो दोनों मैकेनिज्म से ये आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड बढ़ाएगा या वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, आपका बीपी को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, तीसरा अपन ने पढ़ा था नाइट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ये एक्चुअली मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, तो ये आप देख लेना, जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था बीएनपी और एएनपी, ये आपकी हार्ट की वेसल्स और जो वेंट्रिकल की वेसल्स से एक क्या रिलीज होता है, हार्मोन रिलीज होता है, और वो आपका जो सोडियम होता है उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तब बीपी बढ़ रहा होता है, तब ये हार्मोन एट्रिया और वेंट्रिकल से रिलीज होते हैं और उनकी वॉल से रिलीज होते हैं और बीपी को कम करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। हार्ट फेलियर में बीएनपी का लेवल बढ़ जाता है, मैंने बताया था आजकल मॉडिफाइड बीएनपी होता है ना, 900 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब कि वो कहीं ना कहीं आपका दिक्कत है। और लास्ट आता है के मतलब कि किडनी, है ना, तो किडनी भी आपका बीपी है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, बैलेंस करता है। जैसे किडनी की बीमारी होती है तो आपको पता है ना कि बीपी है वो बढ़ता है कम होता है, तो किडनी भी आपके बीपी को क्या करता है, कम ज्यादा करता है। और ये जो बीपी को रेगुलेट करते हैं ना ये सारे, ये कहीं ना कहीं आपको हाँ 1 घंटे से लेके दिन तक लगा देते हैं, पूरा दिन तक लगा देते हैं ना। काफी दवा, काफी अच्छी मैकेनिज्म इन पे काम करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है रास, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके, क्लियर है बात। आगे जाके इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये लॉन्ग टर्म बीपी मेंटेन करने के लिए 4 मैकेनिज्म है, इसको मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो इसको तो नहीं पढ़ाऊंगा। बाकी इसको एंडोक्राइन में पढ़ाऊंगा, इसको उसमें पढ़ाएंगे अपन रीनल वाले में। ठीक है, इन सारे में तो अभी अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपन ने देखा कि बीपी को कैसे रेगुलेशन किया जाता है, जब सारे काम ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, और अच्छा क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी में आता है। यदि आप पूरा पढ़ लेते हो तो आप काफी अच्छा लिख सकते हो, 16 में से 16 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।